हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पेपर के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी औद्योगिक मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे और कब हुई या कैसे इस विषय के बारे में पढ़ना शुरू किया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तब भारत में लघु और कुटीर उद्योगी थे, जिसमें क्या थे, थोड़े से लोग मिलकर आपस में एक तरीके से व्यवसाय करते थे या कुछ चीज़ें बनाते थे या व्यापार करते थे। तो वहाँ पर तब तक हमारे भारत में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की स्थापना हुई और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, तो उस क्रांति का प्रभाव इंडिया पर भी पड़ा। और इंडिया में क्या हुआ कि इंग्लैंड ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में भी बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना कर दी। उन उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। उन मशीनों पर ये होता था कि कम से कम या बहुत कम समय में हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते थे, क्योंकि पहले जो लघु और कुटीर उद्योग थे उसमें उत्पादन करने में टाइम लगता था कि आप बहुत कम लोग थे और बिना मशीनों के कार्य होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिक से अधिक व्यवसाय या अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या किया, यहाँ पर उद्योगों की स्थापना कर दी। उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनें स्थापित कर दी गई। उन मशीनों से ये हुआ कि कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन होने लगा। इसका फायदा ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो यहीं से कच्चा माल लेती थी और यहीं पर उद्योगों में उसको बनाकर और उसको बेचती थी। तो उसको ये फायदा हुआ कि अब उसे कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन होने लगा। ये कुछ समय तो चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों या मजदूरों में एक तरीके से असंतोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो दिन रात काम करते रहते थे। कोई कार्य अवधि उनके लिए कोई निर्धारित नहीं थी कि इतने घंटे काम करेंगे, और बड़ी बड़ी भारी मशीनें हुआ करती थी। उस समय लेबर इतनी सस्ती थी कि आपको अगर एक व्यक्ति की ज़रूरत है तो 10 लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे। इस बात का फायदा जो उद्योगपति थे उन्होंने बहुत उठाया। जैसे लोग उनको काम करने के लिए मिल जाते थे तो वो लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते थे। अगर एक व्यक्ति काम छोड़ के चला गया तो उसकी जगह पे उन्हें 2 मिल गए, 4 मिल गए, 5 मिल गए, तो उन्हें इस तरीके की किसी समस्याओं का समाधान या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। जब उनके सामने समस्या ही नहीं थी तो वो समाधान किस तरीके से करते। लेकिन धीरे धीरे एक तरीके से जब मशीनों का व्यापक उपयोग होने लगा और किसी कार्य अवधि भी निर्धारित नहीं थी, कार्य की अवस्थाएं भी निर्धारित नहीं थी, कार्य जहाँ पर वो जिस वातावरण में काम कर रहे हैं वो वातावरण भी घुटन वाला था, बड़ी बड़ी मशीनें रख दी गई, वहाँ पर मजदूरों से काम करवाया जाने लगा। तो धीरे धीरे असंतोष उत्पन्न हुआ और उसका जो प्रभाव था वो प्रोडक्शन पर पड़ा। जैसे प्रोडक्शन कम होने लगा तब इन उद्योगपतियों का ध्यान गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब प्रोडक्शन कम होने लगा तो उन उद्योगपतियों का ध्यान इन समस्याओं की ओर गया। तो ये थी पृष्ठभूमि की औद्योगिक मनोविज्ञान की शुरुआत क्यों हुई। 1913 में जो ह्यूगो नस्टरबर्ग हैं, उनका एक शोध पत्र प्रकाशित हुई, इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। इसमें इन्होंने इसी तरह की समस्याओं का जिक्र किया है। इन समस्याओं का और उनके समाधान का उन्होंने विश्लेषण किया था, जिसमें जैसे इस तरीके की समस्याएं कि वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट का क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक्सीडेंट के बारे में और प्रकाश की उचित व्यवस्था के बारे में, इन सब के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में प्रकाशित किया। तो तब भी लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया। फिर 1925 में क्या हुआ, सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान एक तरीके से इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के साथ जुड़ गया। समूह, एक तरीके से जो इंडस्ट्री थी वो भी एक समूह के रूप में काम करती है। तभी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को एक तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। उसमें कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता बल्कि बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। तब यहाँ पर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में एंट्री हुई सोशल साइकोलॉजी की, जहाँ पर ग्रुप बिहेवियर के बारे में अध्ययन किया जाने लगा, मोटिवेशन के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, इंटरपर्सनल रिलेशंस के बारे में, कि किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध होते हैं उसके। काम करते समय ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। कोई भी इंडस्ट्री में
कोई भी इंडस्ट्री को एक व्यक्ति अपने बल पर नहीं चला सकता, हर एक व्यक्ति का उसमें योगदान है। तो वहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशंस को भी महत्व दिया जाने लगा, कम्युनिकेशन को भी महत्व दिया जाने लगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संप्रेषण करता है। 1945 में एक तरीके से ह्यूमन इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई। ह्यूमन इंजीनियरिंग का मतलब था कि जहाँ पर इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी दोनों साथ मिल गई, क्योंकि पहले जो मशीनों का निर्माण किया गया था वो मशीनें बड़ी बड़ी थी और वहाँ पर व्यक्ति की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया। अब जिस इंडस्ट्री में व्यक्ति काम कर रहा है वहाँ पर मशीनें हैं और व्यक्ति है। वहाँ पहले मशीनों का ध्यान रखा जाता था कि ये मशीनें इतना उत्पादन कर सकती है, और उसके बाद अगर कोई और मशीन मिल गई जो और अधिक उत्पादन करती है तो उसको वो अपने उद्योग में शामिल कर लेते थे। लेकिन ये नहीं ध्यान रखा जाता था कि ये व्यक्ति इस मशीन पे कंफर्टेबल है या नहीं, ये किस तरीके से कार्य कर सकेगा। तो यहाँ पर व्यक्ति की आवश्यकताओं को या उसकी क्षमताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था कि व्यक्ति की क्षमता इतनी है भी कि क्या कि वो इस इतनी बड़ी मशीन को चला सकता है, और चला सकता है तो कितने घंटे चला सकता है। तो यहाँ व्यक्ति को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया था, वहाँ पर उद्योगों में मशीनों को महत्व दिया जाने लगा था। जब मशीनों को इतना महत्व दिया जाने लगा तब एक तरीके से धीरे धीरे असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से हम जो ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या औद्योगिक मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं उसका जन्म हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ह्यूमन इंजीनियरिंग कहलाता है, जहाँ पर साइकोलॉजी और इंजीनियरिंग दोनों साथ में मिलकर कार्य करते हैं। इंजीनियर्स ने ये किया कि क्यों ना व्यक्ति की क्षमताओं और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही मशीनों का निर्माण किया जाए। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो इससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन भी अधिक होगा। तो यहाँ पर साइकोलॉजी और इंजीनियरिंग दोनों साथ में मिल गई, तो इसे ह्यूमन इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग साइकोलॉजी के नाम से जाने लगा। 1945 में APA जो हमारा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसमें औद्योगिक मनोविज्ञान जो है वो एक शाखा के रूप में स्थापित हो चुका था। तो इसकी शुरुआत अगर हम करें तो 1945 से हुई कि जब APA में इसको स्थान मिल गया था। अब उद्योगपतियों को भी ये समझ में आने लगा कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर कि आप मैनेजमेंट तो करते हैं इस इंडस्ट्री का, लेकिन अगर हम छोटे से छोटे कर्मचारी का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो भी हमारे उत्पादन को प्रभावित करेगा। तो धीरे धीरे ये बहुत लंबा प्रोसेस था, जिसमें धीरे धीरे व्यक्तियों को या उद्योगपतियों को या जो प्रबंधन था उसको ये समझ में आने लगा कि इसमें एक एक कर्मचारी या एक एक जो मजदूर या एक एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हम औद्योगिक जो मनोविज्ञान है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अब इससे पहले हमने देखा है कि जो हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन हम देखते हैं कि साइंटिफिक या सिस्टमैटिक स्टडी, कुछ भी मान सकते हैं, सिस्टमैटिक या साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब तक हम ये मान रहे थे इसकी परिभाषा। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हमें इतना ही करना है कि है तो ये मानव व्यवहार का अध्ययन, लेकिन कहाँ पर, किसी भी वर्क प्लेस पे या किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कार्यस्थल पर या किसी उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्तियों के जब हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं या वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वो औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है कि वर्क प्लेस पे या वर्क सेटिंग में अगर हम व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, अब इसमें बहुत सारे जो पहलू हैं वो जुड़ जाते हैं कि वर्क प्लेस पे क्या क्या या किसी इंडस्ट्री में क्या चीजें हो सकती हैं, ये सारी हम आगे जाकर अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले व्यक्ति का सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, फिर उसके बाद उसका प्लेसमेंट होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके वर्किंग आवर्स क्या है वो डिसाइड होते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी कि इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। तो उसको हम डिटेल में आगे इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो टिफिन और मैकॉर्मिक ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ द सिविलाइजेशन। यहाँ हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कौन कौन से पहलुओं पर, प्रोडक्शन,
डिस्ट्रीब्यूशन, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ द सिविलाइजेशन, मतलब उत्पादन, उसका वितरण, उसके उपभोग और सर्विसेज ऑफ द सिविलाइजेशन, सभ्यता की सेवा में, इन सब पहलुओं का जब इन सब पहलुओं का अध्ययन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में किया जाता है। प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे उपभोग किया जाता है, तो इसमें सारी जो हमारा पूरा सिलेबस है वो सारा इसी के अंदर आ जाएगा। तो हम आगे जब इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में हम ये इंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका उपभोग, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का और सर्विस का यूज, सभ्यता के लिए, जो हम सभ्यता की सेवा के लिए, उसके उपभोग, उसके प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसका उत्पादन, वितरण, उपभोग और सभ्यता की सेवा जो है, इन पहलुओं से रिलेटेड ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी औद्योगिक मनोविज्ञान में की जाती है। थैंक यू।